Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीएचएसएल का पेपर जो कि आपका लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था। एसएससी सीएचएसएल 1 जुलाई 2019 को ये आपका कंडक्ट हुआ था और ये शिफ्ट थर्ड में हुआ था, ठीक है। और ये पहला पेपर है आपका एसएससी सीएचएसएल 2018 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पेपर को डिस्कस करना शुरू करेंगे और इसके अलावा आपको मैंने काफ़ी सारी क्लासेस दे रखी हैं जिसमें क्रैश कोर्स वाली आप प्लेलिस्ट खोलोगे एसएससी सीएचएसएल क्रैश कोर्स करके, तो उसमें आपको कुछ क्लासेस और मिलेंगी पहले से, जहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स कराए हुए हैं। तो उनको भी आप एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। और वो रिसेंट पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस जो है लिए गए हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी कर लेना। और यहाँ पर अब हम क्या कर रहे होंगे, एसएससी सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन इसके अलावा आपको मैं लमसम 100 क्वेश्चंस अलग से कराऊंगा, ठीक है, जिस जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा भाई, इसके अलावा हम कुछ टॉपिक्स को कर रहे होंगे, वो आपको टॉपिक वाइज कौन कौन सी क्लासेस आनी है उसकी इन्फॉर्मेशन जिस दिन आएगी क्लास आपको टेलीग्राम पर मिल जाया करेगी, या फिर आपको कम्युनिटी टैब पर मैं पिक्चर डाल दूंगा, ठीक है, जो भी आपकी क्लास आनी होगी। क्लियर है? चलो खैर, अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने से पहले बता दूं अपना वही रूल रहेगा। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देन उसको आपको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से उस क्वेश्चन को क्या करना है भाई, सॉल्व करके देखना है कि ये क्वेश्चन आपसे कितनी देर में हो रहा है, या फिर क्या इसका आंसर आ रहा है, आप उसको निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। ये अपना यहाँ पर तरीका रहेगा, ठीक है। तो चलो भाई, अब यहाँ पर हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर एक फील्ड है आपकी हेक्सागन के शेप में, ठीक है, और उस फील्ड की आपको यहाँ पर एरिया दे रखा है, ठीक है। एरिया कितना है, 2400√3 मीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी होगी। अगर जो आपकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है 18.50 रुपीज़ पर मीटर है, तो पूरे आपका जो फील्ड है उसमें फेंसिंग करने की कितनी प्राइस होगी, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से देखना, एक आपके पास में लेट से ऐसा हेक्सागन है, ठीक है। हेक्सागन क्या होता है, जिसमें कि आपके 6 साइड्स होंगी। और कभी भी अगर हम हेक्सागन की बात करते हैं ना, तो वो आपका कैसा होता है, हमेशा हम रेगुलर लेके चल रहे होते हैं, ठीक है ना। कैसा लेके चल रहे होते हैं, रेगुलर। तो आपका ये एक रेगुलर हेक्सागन है। और एक बात देखना, हेक्सागन है अगर यहाँ पर, तो लेट्स से इसकी सारी की सारी साइड्स आपकी ए है, ठीक है। और किसी भी हेक्सागन में आपको पता है, जो भी कोई भी आपकी शेप होती है ना, तो उसमें आप फेंसिंग कब कहाँ कहाँ पर करोगे। लेट्स से कोई स्क्वायर भी है, तो उसमें भी अगर आपको फेंसिंग करनी होगी, तो हम उसके यहीं पर तो करेंगे साइड्स पर। यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, फेंसिंग कर रहे होंगे। क्लियर है? यानी कि मुझे क्या चाहिए, इस हेक्सागन का पैरामीटर चाहिए। क्या चाहिए, इसका पैरामीटर चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एरिया मुझे दे रखा है 2400√3 मीटर स्क्वायर, और हेक्सागन का एरिया होता है आपका 3√3/2 a², ठीक है ना। इसको अगर आपको ये नहीं पता है तो इसको ध्यान रख लेना और इसको लिख लो एक जगह, ठीक है। तो 3√3/2 a² होता है हेक्सागन का एरिया, और ये हमें दे रखा है 2400√3। तो यहाँ से √3 से तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आपका 3 से कितना टाइम जाएगा, 800। क्लियर है? तो यहाँ से आपका a² आ जाएगा 1600, और यहाँ से आपका a कितना निकल के आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हेक्सागन की एक साइड कितनी है, 40 मीटर है। अब मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। तो देखो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी हमारी, सबसे पहले तो जो पैरामीटर होगा, यानी कि इस पूरे के पूरे पैरामीटर पे ही तो हम फेंसिंग कर रहे होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 40, यानी कि ये हो गया आपका पूरा पैरामीटर, क्योंकि 6 साइड्स हैं और एक साइड की वैल्यू 40 मीटर है ना। इंटू में अब हम क्या कर देंगे, ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा जितने पर हमें फेंसिंग करनी है। और 1 मीटर पर फेंसिंग की जो कॉस्ट है वो 18.50 रुपीज़, तो पूरा हमारी कॉस्ट कितनी लग जाएगी, इंटू हम 18.50 कर देंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट यहाँ से हटा देता हूँ और ये वाला जीरो यहाँ से हटा देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं है अभी। अब ये हो जाएगा 24 इंटू में 185। क्लियर है? तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 24 5 जा आपका 120, देन आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4, देन 24 1 जो 24, देन प्लस में अगर हम क्या करते हैं 20, तो ये हो जाएगा 44, है ना। तो 444 है ना, 444 जो है आपकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लग जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया क्या? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर अपने पास क्या है, ज्योमेट्री का आपका ये क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े आराम से समझना। इन अ सर्कल विद सेंटर हो, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल को बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट से अपना ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, एडी यहाँ पर आपका एक डायमीटर है। तो लो भाई, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट से ये अपना एडी क्या हो गया, यहाँ पर डायमीटर हो गया। अब बोल रहा है कि एसी एक कॉर्ड है। इसको अगर मैं नाम देता हूँ, लेट से यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर मैंने नाम दिया, ये है ए और ये है आपका डी। क्लियर है? यहाँ पर अब क्या बोल रहा है कि एसी एक कॉर्ड है आपकी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर मैं एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ, और मैंने ये ए से लेकर के सी पॉइंट तक एक कॉर्ड बना दी, ये आपकी हो गई एक कॉर्ड। अब क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में, सच दैट ओ बी इक्वल टू में 5।
यानी कि आपका जो ओ बी है, लेट्स से यहाँ पर आपका जो सर्कल का सेंटर है वो ओ है, और हमसे क्या बोल रहा है, ये आपकी जो साइड है ये सी पॉइंट है, और बी एक पॉइंट है ए सी के ऊपर, यानी कि यहाँ कहीं पर मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं पर आपका बी पॉइंट है। अब बोल रहा है कि ओ बी की जो वैल्यू है वो 5 है, यानी कि मैं ओ से बी को क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने ओ से बी को जोड़ दिया यहाँ पर आपका, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या, ये आपका सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है एंड एंगल ओ बी ए इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ओ बी ए है ना, ये वाला जो एंगल है आपका ये हो गया 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है ना, इफ एंगल डी ओ सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल डी ओ सी यानी कि हमें ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार और लाइन ले लेता हूँ यहाँ से। तो एंगल डी ओ सी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, और हमें दे रखा है एंगल डी ओ सी कितना है, ये भी हमारा 60 डिग्री है ना। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब हमसे पूछा जा रहा है कि देन हमसे बीसी की वैल्यू पूछी जा रही है ना। बीसी की वैल्यू, ये हमसे यहाँ पर वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। सभी को यहाँ तक बात समझ में आ गई क्वेश्चन में क्या क्या है। चलो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले इस सीडी को जोड़ देता हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ, इस सीडी को आपस में जोड़ देता हूँ। ये जोड़ दिया मैंने सीडी को, क्लियर हुआ भाई। चलो अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, मैंने सीडी को जोड़ दिया, तो मैंने देखा ये जो है आपका सीओ और फिर आपका ओडी, ओसी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओसी इक्वल टू ओडी इक्वल टू में, लेट से आपकी रेडियस आर है, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी सेम ही तो होगी। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके जो अपोजिट में एंगल होगा, यानी कि साइड के अपोजिट जो एंगल बनेंगे, यानी ये दोनों जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बोलो हाँ। यानी कि आपके ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, तीसरा एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, लेट से आपका ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 60 डिग्री प्लस का 2 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा भाई, थीटा आ जाएगा आपका अगेन 60 डिग्री। अब वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपका एक एंगल 60 डिग्री है, बाकी का एंगल दोनों एंगल इक्वल है, तो उनकी पॉसिबिलिटी 60-60 ही बनेगी, क्योंकि ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या। चलो अब देखो, अब आप क्या देखोगे, ये वाला जो एडी है, ये एडी एक डायमीटर है ना। अगर यहाँ पर मैं एक बार कलर को चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एडी है ना, ये एक डायमीटर है, और डायमीटर जब भी आपका सरकमफ्रेंस के साथ कोई एंगल बनाता है ना, जैसे यहाँ पर मैं आपको ब्लू लाइन जो दिखा रहा हूँ, तो वो एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री का होगा, और आपको पता है ये जो एंगल है आपका, इसमें से ओ सी डी वाला, कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला एंगल आपका ओ सी डी, ये तो है आपका 60 डिग्री, तो बचा हुआ इतना पोर्शन ये कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गई। अब आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे ट्राइंगल सी ए ओ की, ठीक है ना, ट्राइंगल सी ओ की बात करूं, तो आपका ओ सी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू अगेन रेडियस है, ठीक है ना, सर्कल की रेडियस है, तो ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना सभी को, हाँ भाई। चलो अब देखो यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, ये आपकी रेडियस के इक्वल है, तो ये आप ध्यान से देखना, यानी ये वाला जो एंगल होगा जहां पर मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है ना, ये वाला एंगल इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये वाले एंगल के हो जाएगा, बोलो हाँ, क्योंकि इसके अपोजिट ये वाली साइड है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है ना। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो आपकी इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी, बोलो हाँ, क्लियर हुआ क्या। चलो अब देखो यहाँ पर ये 30 डिग्री के हो गए, तो ये बचा हुआ जो एंगल होगा आपका एंगल सी ओ ए, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल होगा ये सी ओ ए पूरा, ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 आपका 60 डिग्री, और बचा हुआ 120 डिग्री, बोलो हाँ, क्लियर है ना। चलो अब देखो ये 120 डिग्री हो गया, लेकिन आपको क्या पता है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर मैं इस छुटकू वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी ओ की, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें ये 60 है, ये 30 है, तो बचा हुआ ये छुटकू सा एंगल यहाँ पर, ये देखना, ये जितना मैंने रेड कलर का कर दिया है, ये वाला एंगल कितने का होगा भाई, हाँ भाई फटाफट से बोलो, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। इसका मतलब ये जो बचा हुआ इतना एंगल है, ये भी, ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, ठीक है ना। ध्यान से देखना जहां पर आपके एरो वगैरह मार्क हो रहे हैं, ये जो है इसको मैं कलर ही कर देता हूँ, ठीक है ना, एक बार ग्रीन कलर से इसको मैं फिल कर देता हूँ, ये आपका 30 डिग्री का है ना। क्लियर हो रहा है सभी को। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री का। अब आपने देखा ये वाला एंगल 30 था, ये वाला एंगल 30 था, इसका मतलब इन दोनों के जो अपोजिट साइड्स होंगी ना वो भी इक्वल होंगी। इसका मतलब ये वाला 30 डिग्री का अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड है ना, बी ओ, ये इक्वल टू किसके हो जाएगी, अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, कौन सा, यहाँ पर मैं लिखिए देता हूँ, एंगल बी सी ओ इक्वल टू में एंगल ये बी ओ सी है ना। इसका मतलब इनके जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, और यहाँ पर एंगल बी सी ओ के अपोजिट कौन सी साइड है, ये है आपकी OB, यानी कि OB इक्वल टू किसके हो जाएगी, BC के हो जाएगी, है ना, क्योंकि एंगल BOC के अपोजिट कौन सी साइड बन रही है आपकी, BC साइड बन रही है। और आपको पता है OB हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, यानी कि BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है भाई, बात समझ में आई सभी को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका
5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं क्या? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम फटाफट से 3 को देखते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या हुआ भाई, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। अब आपको क्या दे रखा है, आपके पास में कोई चार्ट दे रखा है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना होता डीआई में। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन पे आ जाओगे सीधा, ठीक है। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ टाइप बी डी एंड ई व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2014। 2014 में आपने देखा भाई ये लाइट कलर वाला जो है वो 2014 का है। इसमें हमें बी डी ई को देखना है। बी आपका 25 है, डी आपका 45 है, और आपका ई कितना है भाई, ई है आपका 50। क्लियर है? तो अगर आप इन तीनों को देखोगे इस व्हाट परसेंटेज, यानी कि हमें इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करो कितना हो जाएगा, 50 + 50 100, और ये आपका 120 है ना। तो पूछ रहा है कि ये जो 120 है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइप ए सी डी एंड ई व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2015। यानी कि डार्क वाले में आपको ए सी डी ई देखना है। तो ए आपका 35 और आपका सी 40, देन आपका डी 55 और ये 57 है ना। अगर आप इसे ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, ये है 757 है, ये 55 है, ये आपका कितना है यहाँ पर 35 है, ठीक है। 35 और ये 75 हो गया। देन ये आपका हो जाएगा 80 और 130, देन आपका ये 187 है ना। तो पूछ रहा है कि 120 जो है कितना परसेंटेज है 187 का। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, 120 कितना परसेंटेज है 127 का। कभी भी देखो नीचे हम क्या डालते हैं, जिसके लिए बात की जाए, जिससे हमारा कंपेरिजन किया जाए। तो हमारा कंपेरिजन यहाँ पर किससे हो रहा है, इन सभी से जो ACD वाले हैं 2015 के, यानी कि 187 से हो रहा है, तो वो आपका नीचे रहेगा, ठीक है, बेस बनेगा। अब हमें परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 कर दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 12,000 अपॉन का 187। क्या आ जाएगा भाई, 12,000 अपॉन का 187। अब अगर आप इसमें 187 का डिवाइड करोगे तो 187 आपका 6 टाइम्स जाना चाहिए, है ना। तो 187 6 जा होता है आपका 1122, है ना। तो 1122 इसके नीचे डालोगे आपका रिमाइंडर में आएगा 78, राइट। फिर आप एक जीरो और नीचे डाल दोगे तो हो जाएगा 780, और 187 3 जा नहीं जाएगा, 4 जा होता है आपका 748, है ना। तो 187 4 जा हो जाएगा 748, और ये इसके नीचे डाल दोगे तो ये 7 4 जा चला जाएगा। तो 64 पॉइंट जो है आपका कुछ यहाँ पर आंसर आएगा। अब आपने ऑप्शंस को देखा, हाँ भाई यहाँ पर अपना जो है ये मैंने देखा ऑप्शंस में, तो यहाँ पर अकेला 64 का एक ही ऑप्शन है। हो सकता है कि अगर आपके पास एक और ऑप्शन होता, लेट्स से 64.6 दे रखा होता, तो हमें पॉइंट के आगे यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता। लेकिन मैंने देखा अकेला 64 वाला एक ही ऑप्शन है, तो फोर्थ वाले ऑप्शन को मैंने टिक किया और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और आपको अगर इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ये लगाना कि आप स्टार्टिंग में आपने देखा सभी नंबर 666 हैं, यानी कि स्टार्टिंग में तो आपका 6 से ही मल्टीप्लाई जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी यहाँ पर। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या बोल रखा है हमसे, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 डेज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी मिलकर के 25 डेज में करते हैं। बी अलोन कैन कंप्लीट 33 राइट एंड 33 राइट 1/3% ऑफ टास्क इन ऑफ द सेम टास्क इन 15 डेज। अच्छा, बी जो है आपका 33 राइट 1/3% करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो ये 100% कितने दिन में कर लेगा? हाँ भाई 100% कितने दिन में करेगा? यही तो हुआ आपका, ये 100/3 जो है ये इतना परसेंटेज काम 15 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में कर देगा? 15 3 जा 45 डेज में। क्लियर है ना। यानी कि बी अकेला पूरे काम को ये 45 डेज में कर सकता है। फिर बात आई कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कैन कंप्लीट, ये कहानी है, कोई बात नहीं। अब मैंने देखा इन दोनों को देखकर मैंने इनका एलसीएम ले लिया, तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 225 आ जाएगा, है ना। 225 हो जाएगा, तो 25 9 जा आपका 225, और 45 आपका 5 जा होता है 225, राइट। तो यहाँ पर मैंने देखा बी की जो इफिशियंसी है वो 5 निकल के आ गई, और ए प्लस बी की 4 आ गई, यानी कि यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है। अब बोल रहा है कि ए अकेला 4/15 काम करेगा, तो टोटल काम है आपका 225, इसका 4/15 कर दो। फिर इसकी जो इफिशियंसी है, अब हमें टाइम ऑफ ए निकालना है ना, तो ए की इफिशियंसी हम इसमें डिवाइड भी करेंगे, है ना। तो इनटू में 1 अपॉन का ए की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, तो 1/4 कर दो। 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, और 15 का कितने टाइम्स होता है भाई, 15 15 जा 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है ना 225। तो अपना जो टाइम लगेगा ए को कितना लग जाएगा, 15 डेज का टाइम यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किसी को अगर कोई डाउट आता है ना, अगर आपको छोटा मोटा, डजेंट मैटर कि आपका डाउट बहुत बड़ा हो सकता है कि आपको बहुत छोटी मोटी चीजें नहीं आ रही हो, तो वो डाउट अपना कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है, कभी भी डाउट पूछने में शर्माया मत करो। मैंने देखा है कई सारे बच्चों को डाउट के चक्कर में ना बहुत सारी चीजों को मिस कर जाते हो, ठीक है। तो उस शर्मा शर्मी
मत रहना, आप बड़े आराम से अपना डाउट पूछ लेना, मैं आपको अलग से वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन एम यही है कि आप अपनी जो चीज़ें उनसे बाहर निकल पाओ, अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओ, है ना। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, काफी अच्छा ही क्वेश्चन है, इसको तो आप नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। नोट डाउन कर लो, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, टेंजेंट ए बी ए सी ड्रॉन टू अ सर्कल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल को बना ही लेते हैं, ठीक है। तो ये लो भैया, मैंने यहाँ पर ये बना दिया आपका सर्कल, ठीक है। ये एक सर्कल हो गया। अब क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए से हमने सर्कल बनाया हुआ है सच दैट एंगल बी ए सी, अच्छा, और यहाँ पर आपकी दो टेंजेंट भी हैं, ए बी और ए सी। तो सबसे पहले मैं यही प्रोग्राम खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी एक टेंजेंट हो गई ए पॉइंट से, फिर आपकी ए पॉइंट से एक और टेंजेंट बनेगी, है ना। तो ये मैंने एक और टेंजेंट बना दी, क्लियर है। अब क्या बात हो रही है, आगे और कहीं जोड़ना जोड़ना तो नहीं है, अभी जोड़ने का काम और कहीं है नहीं, बाद में आएगा तो देखा जाएगा। चलो भाई, इसमें जरा हम नामकरण करना शुरू करते हैं। ये आपका ए हो जाएगा, ये वाली लेट से आपकी यहाँ पर बी पॉइंट हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका सी हो गया। अब क्या बोल रहा है, सच दैट एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ए सी आपका यानी ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है, कॉर्ड सी पी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी ए, यानी कि बी ए के पैरेलली एक कॉर्ड बनाई जा रही है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार लाइन को ले लेता हूँ। देखें, ये मैंने क्या किया, सीपी जो है आपकी ए बी के पैरेलल बना दी मैंने। ये ना पैरेलल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है आपको दिखने में ना लग रही हो, लेकिन ये पैरेलल है, ठीक है ना। चलो, ये हो गया आपका, यहाँ पर सी से लेकर के ये पॉइंट हो जाएगा आपका पी, और सी पी पैरेलल है, तो मैंने इस तरीके से इसको डिनोट कर दिया ए बी के, क्लियर है। अब बात क्या है, द मेजर ऑफ एंगल सी बी पी हमें निकालना है, एंगल सी बी पी, राइट। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी अगेन फिर से आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, सी से आप बी को ज्वाइन करिए, देन आप बी से क्या करेंगे, पी को ज्वाइन कर दीजिए, क्लियर है। सभी को समझ में आ गया क्या फिगर। चलो, अब देखो ज्योमेट्री में होता कुछ नहीं है, आपको अगर फिगर समझ में आ गया ना, तो आप काफी सारी कहानी खुद से कर सकते हो, ठीक है। खैर, अब देखो 40 डिग्री ये हो गया। चलो, अब इतनी सी बात आपको क्लियर है, लेकिन आप एक बात देखना, कभी भी अगर हम सेम पॉइंट से कोई दो टेंजेंट डालते हैं एक सर्कल के ऊपर, तो उन टेंजेंट्स की जो वैल्यू होती है, फिर उन टेंजेंट की जो लेंथ होती है, वो हमेशा सेम होती है। इतनी सी बात तो क्लियर होगी सभी को। तो लेट से इन दोनों की वैल्यू मैं एक्स और एक्स मान लेता हूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब देखो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखते जाना चीजों को, ठीक है। आपका जो एंगल सी बी ए है, कौन से की बात कर रहा हूं मैं आपसे, एंगल सी बी ए, है ना, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। और इसी तरीके से आपका एंगल ए सी, ये हमारा 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सेंटर पे है या नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इतना बता सकते हो, ये जो दोनों साइड्स हैं आपकी, ये दोनों लेंथ है जो ए बी इक्वल टू ए सी है, इस वजह से आपका ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बात हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसके बाद क्या बात आती है। अगर आप देखोगे इस वाले क्वाड्रिलेटरल में, अब ये ध्यान से देखना, आप ये वाला पॉइंट और नोट भी कर लेना अच्छे से, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, ए बी ओ सी, ठीक है ना। यहाँ पर आप, मैंने आपको एक लेट से यहाँ पर मैंने आपका सेंटर बना दिया ओ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। ये आपका ओ मैंने यहाँ पर एक सेंटर बनाया, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, यहाँ से सी को ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से मैंने बी को ज्वाइन कर दिया, क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना यहाँ पे ए बी ओ सी, इसमें ध्यान से देखना, ये दोनों क्या है, रेडियस है ना। यहाँ पर मैं तीन जो है आपके लाइन बना देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर होगा। अब जो ओ बी है, ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू लेट से ये रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो ए बी इक्वल टू में ए सी है, तो इस वजह से क्या होगा, आपका ये वाला जो एंगल होगा इस क्वाड्रिलेटरल में, एंगल ए प्लस का एंगल बी ओ सी, ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आपका एंगल ए बी ओ प्लस का एंगल ए सी ओ, ये इक्वल टू में 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है अगर हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल है, और यहाँ पर आपकी ये दोनों जो है आपकी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, क्लियर है, समझ में आ रही हैं बातें। एडजेसेंट साइड्स दोनों आपस में इक्वल इक्वल हैं, ठीक है ना। इस वजह से जो अपोजिट एंगल्स हो गए, वो दोनों का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये वाला एंगल अपना 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, क्या बोलो, हाँ, ठीक है ना। ये कितना हो गया, अब अपना 140 डिग्री हो गया। इतनी सी बात क्लियर हुई सभी को। चलो, अब देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं आपसे, कौन से वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल बीपीसी की, है ना। यहाँ पर आप देखना ध्यान से, बीपीसी ट्रायंगल में आपका ये जो एंगल बन रहा है, एंगल बीओसी, यहाँ पर आपका ये बीओसी एंगल जो बन रहा है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, ये बीसी कॉर्ड से मैंने क्या किया, इस सेंटर पर एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस बीसी कॉर्ड से यहाँ पर मैंने सर्कमफ्रेंस पर एक एंगल बना दिया पी पॉइंट को लेकर के, ठीक है। यानी बीसी कॉर्ड से मैंने यहाँ पर एक सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाया,
और एक एंगल मैंने सेंटर पर बनाया। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, कभी भी सेंटर पर अगर एंगल आपका लेट्स से 2 थीटा होता है तो वो सेम, अगर हम सेम कॉर्ड से लेकर के वो एंगल अपना सर्कमफ्रेंस पर बनाते हैं तो वो हो जाता है थीटा, यानी 2 थीटा अपॉन 2 कर देंगे, है ना। तो ऐसे अगर ये आपका 140 है तो एंगल बीपीसी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 140 अपॉन 2। इट मीन्स कि आपका ये 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ भाई, चलो खैर, अब अपना ये 70 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, अब अपना ये जो पीसी है ये पैरेलल है ए बी के, है ना। पीसी पैरेलल ए बी अपने को क्वेश्चन में दे रखा था, ये वाली साइड इसके पैरेलल ही तो है ना। तो अब देखो, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इस वजह से आपका ये जो एंगल होगा, कौन सा वाला एंगल, देखना ये आपका एंगल बनेगा एंगल बी सी पी एंगल। अरे ये तो सारा कुछ हट गया, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा रुको, इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर ये आपका जो है यहाँ पर रब हो गया था। आप ध्यान से देखना, मैं आपसे क्या बोल रहा था, ये जो आपकी साइड्स हैं ए बी जो है पैरेलल है पीसी के, ठीक है ना। अब आपको मैं थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूँ। लेट्स से आपकी ये दो साइड्स पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ये जो आपका, मैं एक लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ पर ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होता है, किस वजह से, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से, है ना। क्योंकि आपके क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं आपके, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो इसी तरीके से आप देखो, ये जो ए बी है ये पैरेलल है पीसी के, तो यहाँ पर मैं अगर इस लाइन की बात करूँ, ये जो बीसी लाइन खींची हुई है हमने, यहाँ पर आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे क्या, बोलो हाँ। क्लियर है ना। तो आपको पता है ये वाला एंगल हमने कितना निकाला हुआ था, 70 डिग्री निकाला हुआ था, है ना। पता है ना भाई, ये क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा देखो, अब ये अपना यहाँ पर 70 डिग्री है, कैसे आया था, ये 40 डिग्री है, ये बचे हुए एंगल आपका ये थीटा था, ये थीटा था, तो 40 प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री किया। यहाँ से आपका जो थीटा है वो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलो, अब आपका ये वाला एंगल हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल अब कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो अगर मैं आपसे बात करूं ट्राइंगल ए बी पी सी की, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका एक एंगल है 70 डिग्री, ये वाला जो एंगल बीपीसी है। फिर हमें पता है एंगल बीसीपी आपका है 70 डिग्री अगेन, तो ये भी 70 डिग्री। और फिर अब आपका ये एंगल बचता है ना, जो एंगल सीबीपी है ना, यही तो एंगल बचता है सीबीपी। इसको लेट से मैं मान लेता हूँ आपका वाई डिग्री है, ठीक है, इक्वल टू में 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से मेरा वाई कितना आ जाएगा भाई, 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब ये मैंने बहुत लंबी कहानी आपको बताई है, लेकिन ये समझाना आपको बहुत जरूरी था। और बेसिकली अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो ये पूरा का पूरा आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं, ये आप एक बार लिखना हो तो लिख लेना, इसको मैं हटा रहा हूं, है ना, सामने से। देखो, अब मैंने ये सारी की सारी चीजें हटा दी हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये लाइन नहीं हटानी थी हमें, है ना। देखो, ये लाइन आपकी यहाँ पर जुड़ी हुई थी, यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिगर जो है पूरा ही मिटा दिया, ये मैंने आपका यहाँ पर लेट से आपका ये सेंटर था ओ, और फिर हमने इसे जोड़ा हुआ था, और फिर हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया था, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये फिगर बना हुआ था। तो अब ध्यान से देखना, ये हमारा होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या होती है ये हमारी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर है, इसको आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना। कभी भी अगर हमारा यहाँ पर एंगल लेट से ये एक सेम पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट जा रही है, 40 डिग्री हो गया, और यहाँ पर आपकी ये कॉर्ड होती है, ठीक है ना। तो कॉर्ड हमेशा जो एंगल बनाएगी ना, वो आपका सेम होता है जो एंगल ये टेंजेंट के बीच में बन रहा हुआ, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल आपस में सेम होते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको इतना ज्यादा डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि इसके बीच में जो भी स्टेप्स आए हैं ना, वो स्टेप्स आने आपको बहुत जरूरी है। क्लियर है, नहीं तो आपको ये 2 मिनट में बता सकता था ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, यहाँ पर आपका ये 40 होगा तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको थ्योरम तो याद रखनी ही रखनी है आपको बहुत जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व करने हैं। लेकिन इसके बीच के स्टेप्स को भी आप ध्यान रखना, जो मैंने आपको समझाया वो उसको एक बार आप नोट डाउन कर लेना। क्लियर है, चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 रुपीज, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क्ड प्राइस देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹30। तो हमसे लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से ये अपना यहाँ पर हो गया सीपी, फिर इसके बाद बनता है आपका एमपी, फिर इसके बाद होता है हमारा एसपी। कभी भी आपके पास डिस्काउंट वाला केस आ जाए, आपको ये 3 चीजें लिख लेनी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मार्क्ड प्राइस है आपके, मार्क्ड प्राइस अपने पास 600 रुपीज है, ठीक है ना। तो ये हो गया 600। अब बोल रहा है इसके ऊपर मैंने डिस्काउंट दे दिया 25% का। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 25% का अगर हम डिस्काउंट दे देते हैं तो आपका कितना बन जाएगा, 75/100 कर दो इसका, 600 इंटू में 25% कितना होता है, 1/4 होता है ना। तो ये आप क्या कर दोगे, 3/4 कर दोगे इसका। तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 3 करोगे 75, 75 इंटू 6 करोगे, आपका कितना आ जाएगा,
450 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 450 रुपीज़। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है सभी को। तो जो एसपी है हमारे वस्तु की, जो इस मार्क्ड प्राइस है आर्टिकल की, वो हो जाएगी 450 रुपीज़, है ना। अब आगे क्या कहानी है, देयर वॉज अ लॉस ऑफ 30 रुपीज़, यानी कि अब मैंने अगर बेचा है 450 रुपीज़ में, तो मुझे यहाँ पर 30 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। यानी कि जो सीपी रही होगी मेरी, वो कितनी रही होगी, वो सीपी मेरी 480 रुपीज़ रही होगी, तभी तो मुझे 450 बेचने पे 30 रुपए का लॉस हो रहा है। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द लॉस परसेंटेजेस, यानी कि लॉस परसेंटेज कितना हुआ है आपको। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन का सीपी, यानी कि लॉस हो गया 30 रुपीज, सीपी हो गया 480, इंटू में 100 कर दो परसेंटेज के लिए। 3 से 3, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से जाएगा आपका कितने टाइम्स, 3 1 जा और 6 जा, 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 16 का अगर हम 100 में डिवाइड करते हैं तो ये चला जाएगा आपका 6 टाइम्स 96, और पॉइंट लगा के अपना ये 2 जा 32 और 16 5 जा 80, ठीक है। तो 6.25% जो है अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सीपी पे आप क्या करोगे, जब भी आपको सीपी पे आप क्या करते हो, मार्कअप कर देते हो, ठीक है ना। सीपी पे जब मार्कअप करते हैं तो हमें मिलता है जो मार्क्ड प्राइस है, फिर हम मार्क्ड प्राइस पर जो भी डिस्काउंट देते हैं उससे फिर हमें एसपी मिलता है। और अगर मैं सीपी पे लॉस या प्रॉफिट की बात करूं तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट एसपी मिल रहा होता है, ठीक है। इतनी सी बातें आपको बस हमेशा माइंड में रखनी है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपका ये पक्का आएगा यहाँ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपका सीआई का क्वेश्चन आ गया। काफी बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है, तो बड़े ध्यान से आप इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखो पर हमें गिवन है कि डिफरेंस दिया गया है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, डिफरेंस हमें पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली and the simple interest on a sum of 12,000 for one ride 1/4 years at 12% per annum। ठीक है, ये कहानी। और हमसे देखो, अब हमसे बोल रहा है कि सीआई का और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, लेकिन हमें यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ना वो हमें सेम दे रखा है, और जो अपना रेट है वो भी सेम दे रखा है। क्लियर है। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखना, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो आपका कंपाउंडेड किया जा रहा है 5 मंथली। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपना टाइम कितना है, अगर मैं टाइम देखता हूँ तो 1 राइट 1/ईयर्स है ना। अगर मैं इसको मंथ में चेंज करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 12/4। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा 4 3 यानी कि आपका 1 ईयर ये है और बाद में आपके 3 मंथ्स ये है ना। अगर आप इसको देखोगे तो 1 ईयर में 12 मंथ और ये 3 मंथ अलग से, तो आपका टोटल टाइम 15 मंथ दे रखा है। क्लियर है। कितना टाइम दे रखा है आपको, 15 मंथ्स का। लेकिन अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर अपने को टाइम कंपाउंड जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड किस पे हो रहा है, 5 मंथली पर हो रहा है, ठीक है ना। तो इन 15 मंथ में आपके 5 मंथ के कितने पैकेट बन जाएंगे, ये आपका पहला वाला पैकेट हो गया 5 मंथ का, दूसरा 5 मंथ का पैकेट, तीसरा 5 मंथ का पैकेट, ठीक है ना। तो कितने पैकेट बने हैं यहाँ पर, हमारे पास 3 पैकेट बने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एक्चुअली जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स का, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से, अगर आपका कंपोनेंट 5 मंथली हो गया, 6 मंथली हो गया, 7 मंथली हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है बड़ी आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है। इसमें आपको कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आप और कोई अगर मेथड यूज करते हो तो वो ठीक है, लेकिन आपका इसमें क्या है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल लिया करो। खैर, अब क्या बोल रहे हैं हमसे, यहाँ पे जो रेट है वो 12% का है। तो यहाँ पर अब आपका रेट भी कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 5/12, क्योंकि आपका 5 मंथली बात की जा रही है ना, और ये आपका 12% पर एनम है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5/12 कर दोगे, यानी कि रेट अपना हो जाएगा 5%। यानी कि अब मेरे पास में जो प्रिंसिपल है वो 12,000 रुपीज का है, टाइम मेरे पास 3 ईयर्स का है, और रेट मेरा कितना है, 5% का है। क्लियर है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, अब सीआई को निकालना है, ठीक है। एक बार हम सीआई को निकालते हैं। ये मैंने लिख दिया फर्स्ट ईयर का सीआई, ये है आपका सेकंड ईयर का सीआई, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थर्ड ईयर का सीआई, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को समस्या हो तो बताएं, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, देखो 12,000 का अगर आप 5% निकालोगे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका 0 से 0 कैंसिल, 120 इंटू 5 करोगे 600 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर का आपका सीआई आ गया 600 रुपीज। क्लियर है। अब सेकंड ईयर में क्या होगा आपका, सबसे पहले 12,000 पर तो आपका 5% लिया ही जाएगा, तो 12,000 का 5% अगर आप करोगे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें ये जो 600 आया है ना, इसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तो बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 600 का 5% कितना होता है आपका, ये 120 होता है ना, कितना 30 होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 600 का 5% आपका ये 30 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो थर्ड ईयर में क्या होगा, 600 रुपीज तो ये आपका 12,000 के ऊपर चला गया। इसके बाद में क्या होगा, ये वाले 600 रुपीज के ऊपर हमारा चलेगा क्या इंटरेस्ट, है ना। तो इस 600 का 5% 30 रुपीज। इसके बाद में ये वाला 600 का 5% निकालेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, अगेन 30 रुपीज। इसके बाद में ये 30 रुपीज जो बैठे हुए हैं इनके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, हाँ भाई। तो ये 30 रुपीज का 5% निकालोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 1.5 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 1.5। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट होता है तो अपना डाउट जरूर पूछना, ठीक है, लेके मत बैठे रहना। चलो
अब देखो, ये हमने क्या निकाल लिया, सीआई निकाल लिया है, लेकिन आप एक बात यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेना, अगर आपको नहीं पता ये एक पॉइंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। कभी भी अगर आपका क्या हो, टाइम पीरियड सेम हो, क्या हो, टाइम पीरियड आपका सेम दे रखा हो, क्वेश्चन में टाइम पीरियड सेम हो, इसके बाद में आपका रेट सेम हो, ठीक है, क्या हो, रेट सेम हो, टाइम पीरियड सेम हो, तो इस केस में आप चाहे 5 मंथली का सीआई निकाल लो, चाहे 6 मंथली का निकाल लो, चाहे 7 मंथली का, और फिर आप सिंपल इंटरेस्ट आपसे नॉर्मल पर एनम वाला बोला गया हो, ठीक है, तो उस केस में हमेशा आपका जो डिफरेंस यहाँ से निकलेगा ना, वो हमेशा सेम निकलेगा। कैसे निकलेगा देखना, अगर मैं बोलूँ आपका ये 3 ईयर्स टाइम अपना यहाँ पर, अगर मैं 5 मंथली कंपाउंड करता हूँ तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स का हो जाएगा, रेट अपना 5% का हो जाएगा। तो ऐसा ही फर्स्ट ईयर का कितना आ जाएगा 600, सेकंड ईयर का ऐसा ही 600, थर्ड ईयर का ऐसा ही 600, ठीक है ना, तो 600 600 600 ये आपका ऐसा ही हो जाएगा। अब मुझे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ही तो निकालना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, मुझे ये पूरे के पूरे में से 3 बार जो 600 आया है इसको माइनस करना है, तो ये आप यहाँ से हटा दो, और ये जो बचा हुआ 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 1.5 है, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 3 90, और ये प्लस में आपका 1.5 है ना, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 91.5 रुपीज जो है आपके निकल के आ जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम और रेट जो है वो सेम टू सेम दे रखे हैं दोनों निकालने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 91.50 रुपीज जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ पाई क्या आपको, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, टीएसडी का आपका ये क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट एट 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, यानी कि वो क्या करता है, एक मैन, लेट से आपका ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है, वो क्या करता है, यहाँ से एक बार जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आ जाता है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, ये कहानी चल रही है, और ये जो पूरी डिस्टेंस है ये x किलोमीटर की है इतनी एक बार में, ठीक है। अब बोल रहा है कि टोटल टाइम टेकन बाय हिम फॉर द एंटायर जर्नी इज टू राइड 1/3 आवर्स। अगर मैं इस पूरी एंटायर जर्नी की बात करूं तो एक बार वो जाता है, यानी कि x किलोमीटर उसने कवर किए 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, फिर दूसरी बार उसने कवर किया x किलोमीटर कितने की स्पीड से, अब वापस भी आया है ना, तो वापस आने में उसकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है ना। तो फर्स्ट जो अपना जाने का टाइम है प्लस आने का टाइम है, ये दोनों टाइम मिला करके अपना कितना निकल के आ रहा है 3 2 जा 6 और एक 7 है ना, 7/3 आवर्स। तो ये हम ऐसी एक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ, क्लियर है। चलो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हाँ जी 12 और 9 का आपका एलसीएम हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 3x प्लस का 4x है ना, इक्वल टू में आपका 7/3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 7x अपॉन का 36 इक्वल टू में 7/3, 7 से आप 7 को कैंसिल आउट कर दो, 3 से जाएगा ये आपका 12 टाइम्स, और जो x है x कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जोश में आकर के 12 को आंसर 12 जो है आपका ऑप्शन टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाई हिम, यानी कि उसने अब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है। अगर आप ध्यान से देखोगे उसने एक बार x वो गया है, फिर वो x आया भी तो है, तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 2x हो गई है ना, कितनी हो गई 2x हो गई, ये देखो 2x हो गई, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू में 12, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 24 किलोमीटर। तो ये जल्दबाजी में गलतियां मत करना, नहीं तो आपको मार्क्स तो मिलने से रहे और जो आए हुए हैं वो भी चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका ये 12 नहीं होगा, कितना होगा 24 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा ध्यान रख के चलना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब देखो ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि थीटा की वैल्यू के पीछे पड़े रहते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर अगर आप थीटा की वैल्यू डालोगे ना तो मतलब इतना घटिया ये क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको उससे बढ़िया आप ये नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो उसमें ही आपका आंसर उससे जल्दी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका जो थीटा है वो आप 45 डिग्री नहीं डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल सकते हो कि आपका ये कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू सेम आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू जो है आपकी 0 और 90 भी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप थीटा की वैल्यू 0 डाल दोगे तो ये कॉसेक थीटा आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा या फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा ये आपका नॉट डिफाइंड। और अगर आप 90 डिग्री डालोगे थीटा की वैल्यू तो आपका ये सेक थीटा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यानी कि आपके पास बस एक ऑप्शन बचता है कि या तो आप थीटा की वैल्यू 30 डालो या फिर 60 डालो। अब आप 30 डिग्री और 60 डिग्री डालोगे ना यहाँ पे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बात समझ पा रहे हो मेरी, क्योंकि 30 और 60 में क्या होगा, यहाँ पर आपका साइन दे देगा रूट और कॉट दे देगा रूट और आपका टेन दे देगा रूट और फिर आपका ये सेक भी दे देगा रूट, सब रूट रूट की वैल्यू आ जाएंगी, फिर बैठ के आप काटते पीटते रहोगे, आपको टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये बात समझो, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं कि बस मुंह उठाए और यहाँ पर हम चल दिए कि भाई थीटा की वैल्यू डालेंगे, थीटा की वैल्यू डालेंगे, ठीक है भाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और आपने अगर मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये बात जो है क्लियर भी हो गई होगी। अगर आपने नहीं देखे तो वो सेशन जाके एक बार जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको थीटा की वैल्यू कैसे डालते हैं, कब डालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हम कैसे डाल रहे होते हैं, सारी की सारी चीजें वहां पर मैंने एक्सप्लेन करी हुई हैं आपको। शायद CGL 2019 टॉपिक वाइज करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है ना। कई आई थिंक 5 to 6 क्लासेस हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो आप जाकर के एक बार जरूर देख लेना, ठीक है ना। अगर आपको कोई इशू है
ट्रिग्नोमेट्री में तो ठीक है। चलो खैर, अब देखो यहाँ पर हमने देख लिया कि थीटा की वैल्यू डालना तो हमारा ये बुद्धिमानी का काम होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा को लिख देता हूँ कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, ठीक है ना, इसको मैंने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा है ना, ये हो गया 1 माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन का कॉस थीटा, और साइन ये देखो इसको मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन का कॉस थीटा, और फिर tan थीटा को लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका ये कॉस थीटा जो है वो कॉमन आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर ये जो कॉस थीटा ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, समझ रहे हो ना। चलो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपके पास क्या बचेगा ये साइन थीटा, और फिर इनटू में क्या होगा ये 1 माइनस साइन थीटा, और ये इनटू में 1 प्लस का साइन थीटा। ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा ये आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा ध्यान से देखना, ऊपर है आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ओनली है ना, और इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपका ये बचेगा 1 अपॉन का साइन थीटा, 1 अपॉन का साइन थीटा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा होता है ना। समझ में आ रही है बातें, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा कितनी आसानी से हो गया। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखो, कभी भी ये नहीं है कि थीटा की वैल्यू डालेंगे तभी आपका आंसर जल्दी आएगा, कभी कभी आप इन चीजों में आप इनका भी यूज करो, ठीक है ना, कभी सीधा सीधा सॉल्व करने का, तो वहां से भी बहुत जल्दी वैल्यूज आ रही होती हैं। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फटाफट से। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, आपके पास में 3 एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अपने पास 3 नंबर है, जिसमें कि अगर हम इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर, यानी कि उसमें से लेट से आपके पास में 3 नंबर है, कौन कौन से, x है, y है और z है। ये आपके पास 3 नंबर गिवन है। अब क्या करते हैं हम इनमें से 2 नंबर का एवरेज निकाल करके तीसरे नंबर के साथ अगर हम जोड़ देते हैं ना, तो जो हमें सम मिलता है वो एक बार 177 मिलता है, एक बार 163 मिलता है और एक बार 138 मिलता है। यानी कि कहानी कुछ ऐसी है कि लेट से मैंने पहली बार क्या किया, x प्लस वाई अपॉन 2 इनका एवरेज निकाल लिया और प्लस में मैंने इसके साथ z कर दिया, तो लेट से मुझे मिल गया 177, ठीक है ना। तो मुझे दूसरी बार इसी तरीके से क्या मिलेगा, एक बार मैं ना इसको देखो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो कैसा बनेगा, ये x प्लस वाई प्लस का 2z बनेगा ना, तो ये इक्वल टू में 177 हो गया। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से अगर आप क्या करोगे, इसी तरीके से अगर आप x प्लस जेड अपॉन 2 कर देते हो तो ये आपका बनेगा x प्लस जेड प्लस का 2y, है ना। ये मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ये वाला स्टेप आप करते जाना अपनी तरफ से, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार इस तरीके से सारे के सारे नंबर्स को हम लिख रहे हैं। क्लियर है, ये इक्वल टू में आपका ये 177 इंटू 2 होगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 177 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपका 354, है ना, 2 जा 354 हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, है ना, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब देखो x प्लस जेड प्लस 2y इक्वल टू में लेट से मैं मान लेता हूँ 163 है, और ये इंटू 2 कर दोगे कितना हो जाएगा ये आपका 326 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 326, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इसी तरीके से क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे z प्लस वाई प्लस का 2x हो जाएगा, है ना। ये इक्वल टू में क्या दे देगा अपने पास 138, और 138 इंटू 2 करा दो, ये 2 जा कितना हो जाएगा आपका ये 276, है ना। 138 2 जा 276, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 3 इक्वेशन बन गई। अब आपको करना क्या है, अब आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप पहली इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन को, तीसरी इक्वेशन को अगर आप जोड़ देते हो, ठीक है ना, इन तीनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपका एक x ये है, दूसरा x ये है और 2x यहाँ पे है, तो टोटल x कितने हो गए 4x हो गए। इसी तरीके से आपका 1y ये है, 2y ये है, 1y ये है, तो टोटल 4y हो गए। और यहाँ पर आपके 4z हो गए। इक्वल टू में कितना हो जाएगा 354 प्लस 326 प्लस 376, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, और ये प्लस 6 करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 ये हो गया, और अपना यहाँ पर अगर हम एक ऊपर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 2 9 10 प्लस 5 15, और फिर आपका ये 3 3 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये 956 जो है इसके इक्वल टू में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलता हूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 956 अपॉन 4, 4 से अगर आप इसे काउंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा, देन आपका आएगा 4 3 जा, देन हो जाएगा ये आपका 4 9 जा। क्लियर है ना। तो ये इक्वल टू में आ गया 239। तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 239 आ गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, हाँ भाई क्लियर है ना। चलो अब इसे आप इक्वेशन नंबर ए दे दो, ठीक है। इसको मैंने नाम क्या दे दिया इक्वेशन नंबर ए। हमसे पूछ क्या रहा है, आप ये देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का जो एवरेज है ना वो कितना आपका निकल के आएगा। तो अब जरा आप ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या करता हूं यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे नंबर्स को निकाल दूंगा। कैसे निकाल पाऊंगा, मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, x है, y है और 2z है। अगर मैं इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा ये वाली इक्वेशन को, तो मुझे z मिल जाएगा क्या, बोलो हाँ। क्लियर है ना। तो z कितना आ जाएगा 354, माइनस का अगर आप कर दोगे 239, इक्वल टू में कितना आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 5, और फिर ये आएगा 1 और ये 1, ठीक है ना। तो z की वैल्यू आ गई आपकी 115। अब आप ध्यान से देखना आपको क्या
निकालना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर कब आ सकता है, जब हम सबसे बड़े नंबर से माइनस करेंगे 239 को, और हमें छोटा नंबर कब मिलेगा, जब हमारे पास ये सबसे छोटा नंबर 276 है ना, इससे माइनस कर दूं 239 को, है ना, तभी तो मुझे सबसे ज्यादा जो छोटा नंबर है वो मिल पाएगा। यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है अपने पास में, ये x है। क्लियर है? तो x यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है z प्लस वाई प्लस 2x, इससे अगर मैं माइनस कर देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड को, तो मुझे x कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 276 माइनस का 239 करोगे, ये आ जाएगा आपका 7 और ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो 37, यानी कि मुझे z की वैल्यू पता चल गई जो सबसे बड़ा नंबर है 115, x की वैल्यू पता चल गई जो सबसे छोटा नंबर है 37। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 152, है ना। और क्योंकि एवरेज निकालना है तो अपॉन 2 भी कर देंगे, तो 2 से जाएगा आपका 2 7 जा और 2 6 जा, एवरेज कितना आ जाएगा 76, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आपने देखा आपको यहाँ पर ये तीनों नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे, देखोगे यहाँ पर ये सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, ये सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, इससे अगर मैं 239, ये देखो दोनों केस में 239 क्या अपना एक कांस्टेंट ही तो है, तो यहाँ पर मैंने 354 से इसको माइनस किया तो सबसे बड़ा नंबर z मिल गया, और फिर मुझे सबसे छोटा नंबर x मिल गया। क्लियर है? सभी को समझ में आया क्या? हाँ भाई, क्लियर हो गया तो फटाफट से हाँ बोल दो, ठीक है ना। और सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना चैनल को, ये सारी की सारी चीजें तो अपने आप से कर दिया करो, ठीक है, बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता। खैर, यहाँ पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ दैट हमारे पास अगले वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा स्पेस हो जाए। चलो, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास क्या गिवन है, बार ग्राफ का आपका एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है हमसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइप ए एंड टाइप सी व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2014। 2014 में टाइप ए और सी वाला देख लो भाई, ये 27 है और ये सी वाला आपका 43 है, ये दोनों ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ये आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ टाइप बी एंड ई व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2015। अच्छा जी, बी और ई वाला 2015 में आपका 33 ये है और 57 ये है, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो इसका रेशियो देख लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, रेशियो आ जाएगा आपका 7:9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। खैर, अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उनको आपको 5 से लेके 10 सेकंड के बीच में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, बड़े ध्यान से आप इसको समझेंगे। क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 7 दे रखा है, देन हमसे बोल रहा है कि एक्स वाई इक्वल टू 10 है, और हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन का एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन का वाई क्यूब की, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर थोड़े से बेसिक्स बता देता हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है बेसिक ही ना पता हो, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा पेपर में आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने पास अगर आप इसे देखोगे, ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब और अपॉन में आ जाएगा आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है ना। अगर हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, है ना, तो ये आपके पास में आ जाएगा। यानी कि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है और अपने पास में एक्स वाई का होल क्यूब, ये एक्स वाई तो हमें गिवन ही है, ठीक है ना। यानी कि सीधा सीधा आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अपने पास में x प्लस वाई का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 3xy, और फिर अंडर इसके अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। और हमें यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 7 का क्यूब इक्वल्स टू में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। देखो, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में आपका 3 इंटू में 10 और फिर ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो कितना आ जाएगा, देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू में आ जाएगा 7 का क्यूब कितना होता है, हाँ जी 343 होता है, ठीक है। और माइनस कर दो इससे आप क्या, तो 210 है ना, तो ये इक्वल टू में आ जाएगा आपका 133, है ना, कितना आ जाएगा 133 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका, ये इतना जो काम है ना आपका, ये आपको सारा का सारा माइंड में करना है। आपको क्या करना है, सीधा का सीधा ये स्टेप लिखना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या आ जाना चाहिए अपना 7 का क्यूब माइनस का आपका कितना हो जाएगा, ये अपना 3 इंटू 10 इंटू 7, ठीक है। ये स्टेप आप सीधा लिखोगे अपनी जो भी आपके पास में पेपर है गिवन, और नीचे 1000, यानी कि इक्वल टू में ये आपका 343 होता है, ये आपका 210 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 133 अपॉन का 1000, यानी कि अगर मैं इसे पॉइंट में लिख दूं तो 0.133, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस तरीके से चीजों को माइंड में भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो सबसे ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मैं घर पे आके आपको एक क्वेश्चन दूं और बोलूं कि अरे भाई ये क्वेश्चन जो है 10 मिनट्स में लगा के दे दो, तो हर कोई दे देगा, लेकिन आपको वहां पर टाइम भी तो देखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करोगे, यहाँ पर अपना आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया क्या?
क्या? तो यहीं पर हम अपने आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं उसके पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे और ये जितनी भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट होता है आपका तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। यहीं पर सेशन को एंड करूंगा। अगले सेशन में हम यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो अलग से करा पाऊँ इन पेपर्स के अलावा। ठीक है, खैर यहीं पर एंड करता हूँ। बाय बाय।